जी आ रही है। जी आ रही है। जो हमने पिछली कक्षा में आप सभी लोग, आवाज नहीं आ रही दादू। आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है, आ हमको रही आ रही है आवाज। आ रही सर, आ रही आवाज। जी बोले। पिछली कक्षा में जो आप सभी लोग पधारे थे, तो जो भी किसानों की प्रयोगशाला, फार्म लेबोरेटरी, इस बारे में जो भी 2 दिनों तक जो चर्चा हुई, तो उसी कड़ी को आगे यहाँ मैं लेना चाहता हूँ। और जैसा हमने खेती में जो कुछ भी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग होने के बाद जो दुष्परिणाम देखे हैं, उसी तरह केमिकल पेस्टिसाइड के उपयोग की वजह से जो दुष्परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए यूरोपियन पेस्टिसाइड डेटाबेस का एक इंफॉर्मेशन बनाया गया और इसमें स्पेसिफिकली कितने दुनिया भर में जो केमिकल पेस्टिसाइड उपयोग में लाए जाते हैं, उन सब पेस्टिसाइड का लिस्ट हर किसान भाई जो एक्सपोर्ट करता है यूरोप में, वह पेस्टिसाइड का लिस्ट लिया गया। और यहाँ एक जो टेबल दिखाई दे रहा है कि जिसमें 1,500 से ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग होता है और उन 1,500 केमिकल पेस्टिसाइड में से, जैसा फरवरी 2022 तक का डेटा अवेलेबल है, इसमें क्लियर कट दिखाया गया है कि सिर्फ 448 केमिकल यह अलाउड है और 934 यह रिस्ट्रिक्टेड केमिकल्स में है, या इसमें के 511 यह बैंड आइटम में चले गए हैं। और कुछ केमिकल्स जैसा यहाँ 67 दिया है, यह पेंडिंग है, यानी रजिस्ट्रेशन के अप्रूवल के लिए पेंडिंग है या इन प्रोसेस है। तो इन आंकड़ों पे से एक चीज सामने आती है कि जो पेस्टिसाइड किसान लोग यूज कर रहे, उनमें से 70% केमिकल पेस्टिसाइड यह अलाउड नहीं है। और जैसा मेरा ये मानना है कि जो पेस्टिसाइड को मान्यता नहीं है, अगर वे पेस्टिसाइड हम लोग हमारे खेतों में यूज करते हैं, तो हमें वह सोचना चाहिए, क्योंकि इन पेस्टिसाइड की जो दिक्कतें आज सामने दिखाई दे रही है, यह बहुत बड़े पैमाने पे तकलीफ का कारण बन रही है। और इसीलिए हर किसान भाइयों को जो कहा जाता है कि जितने भी पेस्टिसाइड वे लोग यूज करते हैं, उन पेस्टिसाइड के नाम, उन पेस्टिसाइड के डोसेस यह दिए जाने चाहिए। जैसा यहाँ पे यह जो ग्राफ दिया है कि टोटल 511 केमिकल पेस्टिसाइड बैन है वर्ल्ड वाइड, और अगर हम लोग उन 511 में से अगर कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहे होंगे, तो हमें वह तुरंत बंद करना चाहिए। और इसके पीछे एक रीजन मैं इसलिए भी कह रहा हूं
क्योंकि इन्हीं जो बैंड पेस्टिसाइड है, उन्हीं पेस्टिसाइड का उपयोग वाशिम में हम लोग 2010 तक करते थे। कुछ कुछ पेस्टिसाइड थे, लेकिन आज उन्हीं पेस्टिसाइड का उपयोग बंद करके सिर्फ एक इमामेक्टिन नामक पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है। तो अगर इन पेस्टिसाइड का उपयोग ना करते हुए भी अगर खेती हो सकती है, तो हमें छोटे छोटे पैमाने पे ट्रायल्स करके हमें कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड लगती है वह रिसर्च करके, और वह भी हमारे खेतों में करके हमें देखना चाहिए। और जैसा यह जो रिसर्च ट्रायल होती है, मान लो किसी के पास में सिर्फ 2 एकड़ खेती है, तो जैसा हम लोग यहाँ गुंठा कहते हैं, यानी 1 एकड़ में 40 गुंठा होते हैं, तो सिर्फ 2 गुंठा पर ही इस केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग ना करें तो हमें पता चलता है। जैसा आज इटारसी के पास में 3 तरह की फसल होती है, जैसा धान है, गेहूं या चना है, और मूंग की खेती होती है। तो एक साल में ही अगर उस 2 गुंठा में अगर हम लोग किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग ना करें, तो हमें कुछ ना कुछ उसमें से डिफरेंस मिलेगा, और हम पेस्टिसाइड की मात्रा कम करने में यानी हमें सक्सेस मिलेगी। और यह चीजें इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जैसा हमने देखा पिछले सेशन में कि फर्टिलाइजर के वजह से इतनी बड़ी दिक्कतें होने लगी है, यानी कैंसर तक की बीमारी केमिकल नाइट्रोजन की वजह से होना शुरू हुई है। और अगर केमिकल फर्टिलाइजर इतनी बड़े पैमाने पे दिक्कत करता है, तो पेस्टिसाइड तो स्वयं जहर है, और इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो आपको खुद को तो तकलीफ होगी ही, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इसके असर हमें आज दिखाई दे रहे। यानी विकलांगता यह जो विषय होते जा रहा है, यह सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित ना रहते हुए आने वाली पीढ़ियों तक इसका दिक्कतें आज दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से यह जो बैन केमिकल का जो पेस्टिसाइड का लिस्ट है, यह पेस्टिसाइड का लिस्ट, यह जो स्लाइड में जो लिंक दिया है, इस लिंक पर अगर आप जाओगे तो 511 कौन से पेस्टिसाइड है उसकी पूरी लिस्ट दी है। और अगर आप गलती से उसमें से कोई यूज कर रहे हो तो आपने उसे तुरंत बंद करना चाहिए। आज के डेट में अल्टरनेटिव यही है कि उसकी जगह दूसरा कोई मॉलिक्यूल, दूसरा कोई पेस्टिसाइड जो सेफ है, आपको उस केमिकल का उपयोग करना जरूरी है। और आज जैसा यूरोपियन यूनियन ने इस तरह के बंधन लगाए, बैन किया है, उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में 27 कीटनाशकों का उपयोग बंद करने का, यानी उस पर बैन लाने का एक नोटिफिकेशन दिया है। और उसी के माध्यम से जो डाइक्लोरोवास के बारे में मैंने इससे पहले भी कहा था, तो डाइक्लोरोवास जैसा केमिकल इंसेक्टिसाइड वह बैन हो चुका है। लेकिन दिक्कत यही है कि वह बैन होने के बाद में भी कहीं ना कहीं उसका उपयोग होते हुए देखा है। और एक चीज कि कुछ एक्सपायर्ड केमिकल्स होते हैं, उनका भी उपयोग किसान भाई कहीं
कहीं कहीं पर करते हैं। तो इन सब चीजों का जो असर है आज हम हमारे सेहत पर देखते हैं। अब अगर हम लोग मान लो जितने भी किसान भाई वहां पर आए थे, तो मोस्टली अलग अलग जो भी क्रॉप अपने या फसलें लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी किसान भाई ने अपनी फसल में टोटल कितना पेस्टिसाइड का उपयोग होता है, इतना अगर डेटा अगले सप्ताह तक मिल जावे, यानी मान लो कि कोई धान की खेती कर रहे और धान की खेती में टोटल पेस्टिसाइड, यानी वो पौधा बनाने के लिए, पौधा लगाने के बाद हार्वेस्टिंग होने तक कितना ग्राम पेस्टिसाइड उपयोग में आता है, उसका अगर डेटा अगले सप्ताह तक, सिर्फ मुझे एक ही आंकड़ा चाहिए कि मान लो टोटल धान में अगर हम लोग टोटल 5 केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, पहला केमिकल पेस्टिसाइड मान लो 100 ग्राम है, दूसरा 200 ग्राम है, तीसरा 300 ग्राम है, तो ऐसा सब मिला के मान लो 600 ग्राम पेस्टिसाइड का उपयोग कोई किसान भाई करता है, तो वह आंकड़ा सामने आना चाहिए। और जैसा लास्ट टाइम बहुत से किसान भाई यह इटारसी के आसपास से थे कि जो खुद धान की खेती करने वाले हैं, और मैं इस धान के बारे में या गेहूं के बारे में या इवन मूंग के बारे में मैं ज्यादा रुचि इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यह चीजें हमारी डेली के खाने में आती है, यानी चावल के बगैर हमारा खाना होता नहीं है, गेहूं के बगैर हमारा खाना होता नहीं है, या इवन चना होवे या मूंग की दाल होवे, इसके बगैर हमारा सप्ताह निकल नहीं सकता। तो आप सभी किसान भाइयों को एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आने वाले सप्ताह तक जो जो फसलें आप लेते हो, जो भी, यानी जैसा कुछ किसान भाई दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड या झारखंड उस एरिया थे, तो मुझे इतना ही एक अपेक्षित है कि जो भी फसल आप लेते हो और उस फसल में इन इन पेस्टिसाइड का उपयोग होता है, और टोटल क्वांटिटी सिर्फ उतना ही चाहिए कि धान है तो धान में हम 600 ग्राम यूज करते हैं, गेहूं है तो गेहूं में सिर्फ 100 ग्राम होता है, या मूंग है तो उसमें हम सिर्फ 50 ग्राम यूज करते हैं। और इसमें से हमें एक अंदाजा आएगा कि आपका टोटल क्रॉप का प्रोडक्शन कितना हुआ, और उस क्रॉप में पर किलोग्राम पेस्टिसाइड आपने कितना यूज किया, उसका रेसिड्यू कितना निकलना वो टेस्टिंग के बाद पता चल सकता है। लेकिन हम लोग अगर यह भी पता कर पाए कि हमने उपयोग कितना किया है, मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सब चीजें क्या दर्शाएगी कि आपके खेत में केमिकल और बायोलॉजिकल का रेशियो कैसा है। जो यहाँ पे ये स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि आज भी दुनिया भर में 95% से ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का ही उपयोग होता है, और 5% या उससे कम जैविक या प्राकृतिक पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है। तो यह जो डेटा ग्लोबल एवरेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसान भाई ने अपना अपना खुद का पेस्टिसाइड का शेयर, बायोलॉजिकल और केमिकल, इसकी मात्रा लिख कर रखनी चाहिए, उसका कंपैरिजन हर बार करते रहना चाहिए। और यही चीज
हमारे आने वाले पीढ़ी को भी पता चलेगी कि हमारे खेतों में आज तक कितना पेस्टिसाइड उपयोग में लिया गया है। और कुछ कुछ पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं कि वह सालों तक डिग्रेड नहीं होते। यानी हमने जितनी भी पेस्टिसाइड की मात्रा टोटल पिछले सालों में डाली है, वह बायोमैग्निफिकेशन के माध्यम से हमारे खाने में एक फसल से दूसरे फसल में जाते रहती है। तो इसीलिए यह डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले सप्ताह तक सिर्फ एक ही चीज मुझे चाहिए कि हमारे पास यह फसल होती है, इस फसल में ये पेस्टिसाइड है और ये पेस्टिसाइड इतना ग्राम यूज होता है। तो इतना डेटा अगर आए तो हमें सभी को एक चीज पता चलेगी कि उत्तराखंड में ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है या मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है या फिर दिल्ली हरियाणा साइड में ज्यादा होता है। और इसमें से एक चीज और भी सामने निकल कर आएगी कि कौन से अलग अलग पेस्टिसाइड अलग अलग स्टेट में यूज होते हैं। और कुछ पेस्टिसाइड ऐसे भी निकल के आएंगे कि जो कॉमन है, और कुछ पेस्टिसाइड ऐसे भी आ सकते हैं कि जो बैन है। तो यह सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअली हर किसान भाई के प्रयास से हम लोग यह डेटा पा सकते हैं। और इसका एक बेसिक रीजन यह भी है कि पेस्टिसाइड पर पर्सन, इसका डेटा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साइट पे अवेलेबल है। लेकिन जब हम लोगों ने यह डेटा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का देखा तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जब एवरेज की जाती है तो 100% वह एवरेज उपयोग में कितना आता है उस पर भी सोचना जरूरी है। क्योंकि यहां देखिए कि ग्लोबल पेस्टिसाइड का यूज पर पर्सन 460 ग्राम तक दिखाया गया है। और इसी डेटा को अगर यहां कंपेयर किया जाए, यानी यह एक डेटा है कि इस डेटा में जापान जैसा जो देश है, यहां पर हेक्टर 11 किलो 630 ग्राम पेस्टिसाइड का उपयोग होता है। यानी जापान में देखिए 11 किलो 630 ग्राम है और इंडिया में 240 ग्राम है। तो फिर ये सबका एवरेज लेके कैसे चलेगा? या यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए 3 किलो तक है। तो एवरेज मुझे ऐसा लगता है कि यह ना लिया जावे और इन सब चीजों का डेटा हमें हमारे खेती का रखना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे तो भी लगता है। और उन सब चीजों पर से जो फसलें हैं, वो फसलों की सारी जो मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल्स है वह सब दिया गया है। यानी अगर पेस्टिसाइड का डेटा सामने आएगा तो धान में कितना एमआरएल है या गेहूं में कितना एमआरएल है, वह सारा डेटा अवेलेबल है। और उसमें से एक चीज और भी सामने आ सकती है कि हम कितना ग्राम पेस्टिसाइड यानी कितना ग्राम जहर हम लोग खा सकते हैं, उसका भी डेटा यानी एक्सेप्टेबल डेली लिमिट यह भी दिया गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहर जैसी चीज इतना हम खा सकते हैं, यह भी सोचने जैसा विषय है। तो अब जैसा शुरुआती दौर में हमें ऐसा लगता था कि पेस्टिसाइड का उपयोग सिर्फ इंडिया में बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन बाद में
अलग अलग रिसर्च पब्लिकेशन के माध्यम से यह चीजें भी सामने आई कि पेस्टिसाइड का उपयोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, तो यूरोपियन देश होवे, अमेरिका होवे, ऑस्ट्रेलिया होवे, इन देशों में भी बड़े पैमाने पे होता है। और यहाँ एक रिसर्च पब्लिकेशन सामने आई जो 2024 में यह पेपर पब्लिश हुआ है। इसमें अलग अलग जो फसलें होती है, यानी आप लोग जितने भी आज इस मंच पर अवेलेबल हो, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो टेबल दिया है, यह टेबल आप सभी लोग गहराई से देखे इस सेशन के बाद में। और इस टेबल में जैसे यहाँ पे एक मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक जो एप्पल के बारे में यहाँ लिखा है, जैसा हमारे यहाँ भी शिमला में, हिमाचल प्रदेश में एप्पल की खेती होती है, सेब की। तो उसका एक डेटा यहाँ है कि 3 जो किसान भाई है, उन 3 किसान भाइयों का एप्पल की खेती का डेटा यहाँ दिया गया है, जो यूरोप में काम करते हैं। और इसमें दूसरा जो आंकड़ा 22 यहाँ दिखता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिव सब्सटेंसेस अप्लाइड। अब यहाँ नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिव सब्सटेंसेस अप्लाइड, इसका मतलब अलग अलग कितने प्रकार के पेस्टिसाइड उपयोग होते हैं। तो यहाँ वह 22 प्रकार के पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। और चौथे कॉलम में कि कितने बार पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। तो यहाँ एप्पल की जो खेती है, इसमें 41 बार 41 टाइम्स पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। और टोटल अगर पेस्टिसाइड यहां दिया गया है पर हेक्टर, वह 121 किलोग्राम प्रति हेक्टर दिया है। तो यही टेबल आप सभी लोग अपना यह सेशन होने के बाद अगले पूरे सप्ताह तक अगर इस टेबल में जितना भी आंकड़े दिए हैं, सिर्फ आप आपकी फसल और आपकी फसल उसमें आपने कितने तरह के, जैसा मैंने इससे पहले ही कहा कि अगर धान की खेती है तो टोटल ये 5 पेस्टिसाइड है, तो आप इस 22 के जगह आपका 5 यह आंकड़ा आ सकता है। और आप 3 छिड़काव करते हैं तो यहाँ जो एप्पल में 41 बार किया है तो आप 3 लिखिए। और इसमें से हमें सारी चीजें सामने आएगी। अगर आज अपनी जो कक्षा चल रही है, जैसा शरद भैया मेज का साइलेज करते हैं, तो यहाँ मेज साइलेज के बारे में भी लिखा है। जैसा 14 किसान भाई, उनका डेटा लिया गया और वहां पे इस मेज यानी मक्के की जो खेती होती है जिसका साइलेज बनाया जाता है, उसमें 7 अलग तरह के केमिकल का उपयोग यहाँ पे दिखाया गया है। और उस मक्के में जो टोटल पेस्टिसाइड पर हेक्टर यूज हुआ है वह 580 ग्राम है। टोटल पेस्टिसाइड पर हेक्टर पर फील्ड यह 580 ग्राम है। तो बस उसी तरह हमें हमारे खेत में हम जो कुछ भी पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसका अगर हम लोग अपना खुद का एक विवरण कर देवे, तो लास्ट टाइम जब आप सभी लोगों की प्रशिक्षण हो रही थी,
उसी समय पवन सर, मैं, हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाडेगांवकर और अविनाश जोगदंड साहब जो एग्रीकल्चर कॉलेज के ओनर, इन सभी लोगों में यही चर्चा हो रही थी कि यह अगर डेटा सामने आता है तो डेटा कंपाइल करने का काम कुछ स्टूडेंट्स के माध्यम से किया जा सकता है। तो आप सभी लोग जो अपना अपना डेटा एनालाइज करवाना चाहते हो, तो यह डेटा आने वाले समय में जितना डेटा आपके पास से मिलेगा उतने डेटा का एनालिसिस भी होगा और यह हर किसी किसान भाइयों को उपयोग में आ सकता है। अब यहाँ उसी यानी यह जो पब्लिकेशन है, इसी पब्लिकेशन का कुछ विवरण ऐसा सामने आया कि जैसा आप मूंग की खेती में आप देखिए, आप पैराक्वेट, यह वीडीसाइड आपका उपयोग होता है और यहां देखिए पैराक्वेट में 550 ग्राम पैराक्वेट पर हेक्टर उपयोग में आता है। आप नीचे देखिए, नीचे से 4 नंबर, पैराक्वेट 550 ग्राम प्रति हेक्टर उसका उपयोग किया जाता है। या जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो बड़े पैमाने पे वीडीसाइड उपयोग में आता है वह ग्लायोफोसेट है। इस ग्लायोफोसेट का उपयोग 10 किलो तक किया जाता है, 10 किलो और 710 ग्राम। तो यह डेटा यूरोपियन देशों से मिला हुआ है। या यहाँ पे अगर कॉपर जैसा जो पेस्टिसाइड है उसका उपयोग 68 किलोग्राम पर हेक्टर किया जा रहा है। तो इसका यही एक विवरण हम लोग यहाँ दे सकते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो दुनिया भर में अलग अलग देशों में इन पेस्टिसाइड का उपयोग बड़े पैमाने पे होता है। अभी यहाँ पे एक चीज और सामने आती है कि कॉपर जैसा जो मॉलिक्यूल है वह अगर 68 किलोग्राम उपयोग में आता है, या और भी देखिए 2 नंबर पे एल्यूमिनियम फोस्टाइल करके है जो 29 किलो तक उपयोग में आ रहा है। ये जो 2 मॉलिक्यूल है कोई बता पाएगा यह पेस्टिसाइड का उपयोग ज्यादा बड़े पैमाने पे किस वजह से किया गया होगा? यानी कॉपर किस लिए ज्यादा उपयोग में आता है या एल्यूमिनियम फोस्टाइल किस लिए उपयोग में आता है? कॉपर तो सर फंगस के लिए। बराबर। तो कॉपर न्यूट्रिएंट भी है सर, न्यूट्रिएंट भी है कॉपर। ओके, और एल्यूमिनियम फोस्टाइल? ये तो जहर है सर। तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉपर और एल्यूमिनियम फोस्टाइल जैसे ये जो पेस्टिसाइड है उनके उपयोग होने का रीजन था जो फफूंद आती है, फंगस का अटैक होता है और उस फफूंद की वजह से, स्पेसिफिकली फंगल इन्फेक्शन की वजह से इन पेस्टिसाइड का उपयोग शुरू हुआ। लेकिन जैसा अभी तुलाराम जी ने कहा कि यह एक न्यूट्रिएंट करके भी उपयोग में आता है, बस उसी चीज को सामने रख के इसका इतना बड़े पैमाने पे उपयोग हुआ कि आज 68 किलोग्राम तक लोग जा रहे। और एक चीज सामने आई कि यह जो कॉपर है यह ऑर्गेनिक फार्मिंग में चलता है, ऐसा लिखा गया है। यानी जहां भी प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्लॉट्स है उन प्लॉट में आप कॉपर को उपयोग में ला सकते हो, यह लिखा हुआ है। और
उसी वजह से इसका उपयोग बड़े पैमाने पे होने लगा। लेकिन जैसा हम लोग कहते हैं, कोई भी चीज एक लिमिट में होवे तो वह पर्याप्त है, लेकिन उससे ऊपर अगर वह चली जाए तो वह खेती में जो मिट्टी है और वो मिट्टी में जो सजीव सृष्टि है उसके लिए भी घातक है। और इन सभी चीजों का बायो मैग्निफिकेशन हमारे यानी हर सिस्टम में हम आज यह पेस्टिसाइड देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम सभी अपने खुद के पेस्टिसाइड का डेटा नहीं निकालेंगे, हम हमारी जो सेहत है उसके बारे में कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट सेशन में जैसा हमने या लास्ट सेशन हमारा वही वाशिम जिला में हुआ और हम लोगों ने जो किसानों की प्रयोगशाला है उसके बारे में थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली यह सब चीजें देखी है कि मदर कल्चर का मतलब क्या है, ऑटोक्लेव क्यों लगता था, बंसन बर्नर क्यों लगता है, कॉनिकल फ्लास्क क्यों लगता है, रोटरी शेकर का महत्व क्या है, या मिक्सर ग्राइंडर। तो यह जो पहला मॉडल था और जो दूसरा मॉडल है, जैसा ऑटोक्लेव की जगह इडली कुकर ने लिया, और इस मॉडल के माध्यम से यानी जो सेकंड मॉडल है उसके माध्यम से इस तरह हम लोग ट्राइकोडर्मा बना रहे और इसका उपयोग हर फसल में किया जा सकता है। इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की है और मेरा ये मानना है कि जो भी किसान भाई वहां आए थे वे सभी, भले ही अभी लेबोरेटरी होवे या ना होवे, पर कम से कम मल्टीप्लिकेशन हर कोई कर सकता है। और जो एक बेसिक मॉडल लेके आज हम लोग चल रहे हैं कि जिसमें रोटरी शेकर की जरूरत नहीं है और सिर्फ इडली कुकर बेस मॉडल का उपयोग करके 10,000 से कम लागत में हम लोग प्रयोगशाला कर सकते हैं, तो वह यही मॉडल है। और इस मॉडल के माध्यम से भी हम लोग ट्राइकोडर्मा जैसे फंगल कल्चर या प्रोडक्ट्स हम लोग हमारे खेतों में बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि जो चौथा मॉडल हम लोग अभी लेकर आए हैं कि उसमें किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप जो एक फोटोग्राफ देख रहे हैं कि जो स्लरी की बात हम लोग करते हैं, नवधान आटे की, गुड़ की, छाछ की, तो यह स्लरी कोई मशीन का उपयोग ना करते हुए भी यह खाद हम लोग हमारे खेतों में बना सकते हैं। तो आज एक्चुअली यहाँ तक ही मैं लूंगा और आने वाले समय में हम लोग जो चीजें वहां नहीं देख पाए या समय के व्यस्तता की वजह से, तो आने वाले समय में इम्पोर्टेंस ट्राइकोडर्मा की क्या है, मेटाराइजियम की क्या है, या अलग अलग सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, या अन्य जैसा सीविड एक्सट्रैक्ट, प्लांट एक्सट्रैक्ट, इन सभी का खेती में क्या महत्व है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी ओम। जी ओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने रसायन और पेस्टिसाइड के उपयोग और उनके दुष्परिणाम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। निश्चित रूप से इसके जो दुष्परिणाम है वो यदि समाज में पहुंचेंगे, उनकी मात्रा पहुंचेगी, तो लोग अवश्य सोचेंगे।
इस संबंध में हमारे आदरणीय राकेश गौर जी ने जो पिछले सत्र में रसायन को सर मतलब उन्होंने अपने खेत में रासायनिक खाद का उपयोग तो किया, परंतु एक रिस्क उठाई और उन्होंने कहा मैं इसमें कीटनाशक का उपयोग नहीं करूंगा। और इससे उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो अपने अनुभव इस सदन को बताएं, जिससे कि लोग और उस बात पर प्रेरणा ले सकें या उस बात को पक्का कर सकें जो आदरणीय हमारे संतोष सर जी ने कहा है कि हम इनको कम करके भी नियंत्रित कर सकते हैं। आदरणीय राकेश गौर, धर्मकुंडी जी। सदन में ओम सभी को नमन। पिछले वर्ष मैंने क्या बोलते चना से स्टार्ट किया था ये चीजों पे काम करना, CDMM और अपना काला पाउडर जो क्या बोलेंगे इसको, ह्यूमिक और सीवीड जो पाउडर है वो, और नीमाइल करंजाइल, इनका उपयोग चने से शुरू किया था और चने में मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। तो मैंने तब फिर उसके बाद में मूंग पे भी काम किया, तो मूंग में मेरे को बढ़िया रिजल्ट मिले। हालांकि एक बार अटैक आ गया था मूंग में, तो उसमें ये नुकसान हुआ था मूंग में कि दोबारा फिर फूल आए थे, तो उसमें हालांकि कवर हो गया था क्योंकि पौधा अच्छा स्वस्थ बना था मूंग का भी। तो एक बार थोड़ा सा अटैक आया था, तो उसमें फिर दोबारा फिर फूल फिर आ गए थे, मतलब कुछ फलियां पुरानी थी, कुछ नई आ गई थी। तो मतलब फिर भी मतलब पूरा जो 3 एकड़ का एवरेज मेरा रहा मूंग का, वो 14 क्विंटल से मतलब प्लस में ही रहा 3 एकड़ का। और जब मूंग पे अच्छा रिजल्ट मेरे को समझ में आया, तो फिर मैंने पक्का कर लिया कि अब मेरे को धान में कोई बाजार से लाके दवाई नहीं डालनी है। तो मैंने धान में मतलब अपना जैविक में तो किया ही किया, मैंने इस बार केमिकल वाले में भी नया प्रयोग करके देखा। मैंने कहा देखते हैं इस बार अपने को बाजार की दवाई लेकर डालनी नहीं, सिर्फ सर की दवाई डालेंगे, इसी से धान करके देखते हैं। और अगर ये मान लो कोई अटैक आएगा कि नहीं संभलते देखेगी, तो फिर देखेंगे वो बात की कंडीशन है, मगर पहले से क्यों डालें, वैसा मैंने पक्का कर लिया था, उसके धान में नहीं करना अपने को। जिसके प्रमाण मैंने दादू को भी दिखाया, यादव जी को भी दिखाए, और हमारे सोलवाड़ा से यदि भैया आए तो उन्हें भी देखे। तो धान में मतलब जो बाजू की केमिकल जिन्होंने डाला था धान, उनसे धान अपनी बहुत अच्छी समझ में आ रही थी। ये इनने भी देखे और मैंने भी देखे। तो इस प्रकार मैंने धान में भी इस बार कोई उपयोग नहीं किया, मतलब तीसरी फसल धान और चौथी फसल अभी चना। तो चना में भी मैंने अभी तक कोई स्प्रे नहीं किया दूसरी दवाइयों का। ये 5-6 जो बैक्टीरिया है ये, और अपना CDMM नीम करंजाइल, और अपना सिलिकॉन, ये सब चीजें के 2 स्प्रे हो गए, और एक तीसरा स्प्रे भी फूल से उतरने के बाद फिर लगाएंगे 8 दिन में। तो ऐसे 3 स्प्रे के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो चौथा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जी ओम। और राजेश भैया ये भी तो राकेश भैया ये भी तो बताओ कि जिसमें आपने जिनमें बगल में आपके पड़ोसी के खेत में जो केमिकल डाला था, उसकी धान पूरी गिर गई थी और आपकी पूरी खड़ी थी, ये अंतर हाँ, भी बताओ। ये भी फर्क रहा था। मतलब अपनी धान मतलब नीचे जो तना था वो गलन से बच गया था, फंगस के वजह से जो मतलब रोग चूसा लग जाता, तो उस वहां से मतलब जो जड़ों के पास से जो पौधा रहता है वो अपना मतलब स्वस्थ था, और उनका अस्वस्थ के कारण गिर गया था वो। ये चीज भी देखने में आई हमें, ये बात भी सत्य है। इसका उत्पादन कितना रहा था भैया? जैविक वाला तो हमारा 15 क्विंटल का रहा था एकड़ पे, और ये जो केमिकल में की थी इसका हमारा रखा था 26 क्विंटल कांटे पे तुलाई करके एकड़ का। एक्चुअली वैरायटी कौन सी थी, वैरायटी? ये सिल्की थी, केमिकल में मैंने सिल्की लगाई थी, जो कि अपनी सोसाइटी बिकती है मोटी धान। और अपना इसमें जैविक में जो लगाई थी वो अपनी मैंने बासमती की फूसा बन थी, और एक 17-18 2 वैरायटी थी। पूसा 1
और 17-18। 18। हाँ अच्छा, और 17-18 पूसा वन ये जैविक में थी, हाँ इसका 15 कुंटल आया। हाँ, इसका 15 का एवरेज। और रसायन में इनका ही उपयोग कितना आया होगा, मतलब दूसरे लोगों का पूसा वन और 17-18 का? उनका भी लगभग मतलब ये ऐसे ही रहा, कोई का 24, कोई का 25, मतलब मेरे ख्याल से अपने एवरेज से तो नीचे ही रहा होगा। नहीं 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 नहीं, ये जो आपने जैविक में 15 कुंटल लिया नहीं, अच्छा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रसायन में हाँ, ये पूसा वन 17-18। रसायन में जी जी समझ गया। रसायन में तो उनका बढ़ कर रहा, 18-20 से कम नहीं रहा उनका। मतलब हम उनसे 5 कुंटल कम रहे। हाँ, वो पोषण की कमी से समझ में आया, मतलब रोगों से नहीं आया वो सब पोषण की कमी से रहा। अच्छा 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 जी। रोगों से नहीं रहा, वो पोषण से रहा वो। जी ओम। आदरणीय चौहान जी ने ये चर्चा सुनी है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसकी समीक्षा करें, आदरणीय संतोष जी। एक्चुअली अभी मेरा यही एक मानना है कि जो भी किसान भाई जो आज 100% केमिकल फार्मिंग कर रहे, तो वे सभी लोग इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो एक तरीका होता है कि हमें केमिकल और नेचुरल या प्राकृतिक का जो भी उपयोग है उसका बैलेंस रख के हमें करना चाहिए। और जैसा मैंने इसी चर्चा में शुरुआत में कहा है कि अगर हम सिर्फ 2 गुंठा पे ही पेस्टिसाइड 0% कर देवे और धीरे धीरे अगर सारे किसान भाई इसमें जुड़ के, सारे लोग अगर जुड़ के अगर डेटा सामने आता है, तो हम जो आज 100% फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, 70% में हमें कैसा रिजल्ट मिलता है, 50% में हमें कैसा रिजल्ट मिलता है, यह स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे ताकि हमारा फसल भी कम नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो किसान भाइयों के यहाँ पे, फिर वह सोयाबीन होवे, चना होवे या तुअर होवे, इन सब क्रॉप में जो उनका पेस्टिसाइड का जो डोसेस है, केमिकल पेस्टिसाइड का, यह केमिकल पेस्टिसाइड का डोज हम लोगों ने धीरे धीरे कम किया है। और आज जितनी ईल्ड उन्हें केमिकल के माध्यम से आती थी, उतनी ही ईल्ड प्राकृतिक खेती के माध्यम से आ रही है। और हर साल जैसा 15 से 20% कम करके आने वाले 4 से 5 साल में वो 50 से 70% कम हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने जैसा गेहूं में पिछले 6 सालों से टोटली यूरिया बंद किया है, लेकिन उसके बावजूद भी फसल की जो उत्पाद है यानी जो प्रोडक्शन है वह कम नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इमीडिएटली कोई भी चीज ना बंद करते हुए धीरे धीरे अगर किया जाए तो हमें डेफिनेटली इसके जो यील्ड है, ये यील्ड भी समांतर दिखेंगे। लेकिन मेरा ये और एक मानना है कि आप सभी लोग अपना डेटा अगर ऑन पेपर लिखे तो कंपैरिजन करते समय थोड़ा सा आसानी जाएगी कि किस तरह से इतना पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर कम किया है तो हमें यील्ड इतना कम हुआ है या उतना ही मिला है। तो इस बारे में भी थोड़ा चर्चा की जावे। जी ओम। जी ओम सर, बहुत अच्छा। आपने जो एक सुझाव दिया है कि हमें क्रम से अपने खाद और कीटनाशक की मात्रा कम करनी है और उसका तुलनात्मक अध्ययन भी करना है, तो निश्चित रूप से एक जो हमारा वहाँ सत्र रह गया है कि हम जो अपने रजिस्टर मेंटेन करेंगे, ये रजिस्टर मेंटेन हम किस प्रकार करें, उसमें थोड़ा सा यदि विधिवत हो जाए
तो उस वहाँ पर चूंकि ये इस विषय पे हम लोग ये सोचकर ही गए थे कि हम रजिस्टर, आपने कहा था कि वहाँ बहुत पुराना डेटा मेंटेन हो रहा, उस संबंध में हम जानना चाह रहे थे, पर समय अभाव के कारण उस पर चर्चा ज्यादा नहीं हो पाई है। तो निश्चित रूप से ये भी एक प्रशिक्षण का वो हो सकता है कि हम अपने रजिस्टर को प्रत्येक किसान किस तरह से मेंटेन करें। यह बात हमें इंदौर में भी समझाई गई थी प्रशिक्षण में, और वहां से तो हमें एक बड़ा रजिस्टर और पेन भी इसी काम के लिए उपलब्ध कराए थे, परंतु शायद हम उसको कर नहीं पाए। तो ये भी एक शुरुआत हो सकती है कि हमारा जो रजिस्टर का मेंटेन है वो किस तरह से हो। जी ओ हरेंद्र सिंह जी, आप बंद रखें, आप म्यूट कर देते हैं, आप अनम्यूट ना करें प्लीज। इसमें जैसा जब आप सभी लोगों की कक्षा चल रही थी तो पवन सर और इन जो भी हम लोग बाहर बैठे थे, तो किस तरह पेस्टिसाइड का डेटा मेंटेन करना चाहिए उस बारे में भी दिखाया गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उस बारे में एक कंप्लीट सेशन करें आने वाले समय में। एक्चुअली उसके लिए भी 2-3 सेशन लग जाएंगे, तो हम लोग उस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक आपको सिंपल सा एक ब्रीफिंग अभी देना चाहता हूँ। कुछ कुछ किसान भाई महाराष्ट्र में यहाँ तक के डेटा मेंटेन करते हैं कि मान लो अगर किसी के पास 5 अलग अलग प्लॉट है 2-2 एकड़ के, तो हर प्लॉट में कौन सी पेस्टिसाइड यूज होती है, हर प्लॉट में कौन सा फर्टिलाइजर यूज होता है, कितनी मात्रा में यूज होता है, और यहाँ तक के कि जैसा बड़े बड़े जो किसान भाई हैं वे पर एकड़ जैसा जो छिड़काव हमारे यहाँ किया जाता है वो ट्रैक्टर बेस छिड़काव होता है। ट्रैक्टर, तो वो ट्रैक्टर को लगने वाला जो डीजल है वो डीजल का कंजम्पशन भी लिखा जाता है कि इतना लीटर डीजल इस पूरे सीजन में लगा है। यानी जिस तरह हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड छिड़काव करने के बाद में उस केमिकल का जो असर हमारे शरीर पर दिख रहा है, तो डीजल भी एक तरह का केमिकल है जो पोल्यूटेंट करके काम करता है। तो हमारे फसलों में वो डीजल की जो भी गैस जो जाती है उस पे से भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पे यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कहने का मतलब कि इन छोटी छोटी चीजों का भी डेटा मेंटेन किया जाता है। और यहाँ तक के कि खेती में मान लो अगर हम लोग ट्रैक्टर यूज कर रहे और उसी ट्रैक्टर का बार बार मेंटेनेंस निकल रहा है, तो उस मेंटेनेंस का खर्चा भी कितना है, इन सभी चीजों पे लिखा जाता है। और जैसा आज पूरे दिन भर अगर अच्छी धूप है तो वहां लिखा जाता है कि यहाँ दिन भर धूप होती है, या आज पूरे दिन भर बारिश थी या धुंधुंधी बारिश थी, इस बारे में लिखा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसान भाई, और ये क्यों लिखना जरूरी है, मान लो अगर आपकी क्रॉप में सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरी है और उस समय अगर सनलाइट ना होवे, तो उस डेटा पे से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि किस वजह से हमारी फसल में मिठास कम आई है। यानी जैसा यहाँ अंगूर की खेती का एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जिस समय अंगूर में मिठास आती है उस समय अगर सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश अगर बड़े पैमाने पे या अच्छे पैमाने पे ना हुए, उसकी इंटेंसिटी कम हुए, तो अंगूर में मिठास कम आती है। हम लोग देखते हैं बाजार में कई बार हम लोग अंगूर खरीदते हैं और उसमें मिठास नहीं होती है, खट्टा रह जाता है अंगूर, फिर भी मार्केट में आ जाता है। तो उसके रीजन यह जो सनलाइट की इंटेंसिटी है, उस पर्टिकुलर 5-6 दिनों में अगर सनलाइट अच्छा ना होवे तो वो मिठास हमें देखने को नहीं मिलती। तो इन सब चीजों का यानी ऑब्जर्वेशन के बाद में हम लोग
एनालिसिस कर पाते हैं कि उस समय अगर धूप अच्छी होती तो मिठास भी अच्छी होती। तो इस तरह से इन सब चीजों का डेटा मेंटेन किया जाता है। हम लोग आने वाले अलग अलग सेशंस में इस पर चर्चा होती रहेगी। जी ओम। अब मैं सदन से निवेदन कर रहा हूं कि यदि उनके कोई प्रश्न है तो वो निश्चित रूप से हैंड रेज करें। आदरणीय पवन सर का हैंड रेज है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने प्रश्न पूछें। जी ओम। जी धन्यवाद मेहरा जी। और आज के सेशन के लिए जो बार बार डॉक्टर चौहान ने बात रिपीट की है, डेटा को रखना और उसको समझना, और जिस प्रकार से कुछ किसान हमारे महाराष्ट्र के बहुत सुंदर तरीके से और जगह के भी डेटा को अपना रख रहे हैं और हर एक चीज को नाप तोल रहे हैं, वो आने वाले समय पर आशा की जाती है कि योगाहार के भी जो सदस्य हैं वो अपना प्रस्तुति इसी चीज पर देंगे। उसके लिए जरूरत पड़े तो हम एक दो सेशंस उसी के लिए रखे जा सकते हैं कि अगर वो डेटा आपका प्रेजेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि जो चीजें डॉक्टर चौहान ने कही हैं और जो चीजें हमने अभी तक के सुनी है, उसमें से जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे जीवाणु हैं उसका केवल 1% को ही अभी तक के ढूंढा गया है और उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है, उसी प्रकार से जो हमारा पेस्टिसाइड का जो प्रयोग है, उपयोग है, उसको करने के लिए भी हमें अभी शुरुआत करने की जरूरत है और बहुत जरूरी है। मैंने अभी डॉक्टर चौहान एक आर्टिकल, एक रिसर्च आर्टिकल भेजा है जो अभी है, मेरे पास भी आया था, अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है 2-4 दिन पहले। उसमें ये लिखते हैं कि जो पेस्टिसाइड है उसको एक अलग रूप में नहीं देखा जाए, उसको एक मिक्सचर के रूप में देखा जाए। जब वो खेत में जाता है, पौधे में जाता है, मिट्टी में जाता है, तो उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग था, पेस्टिसाइड मिक्सचर्स शोन टू बी प्रेजेंट इन सॉइल एंड प्लांट्स ऑल ईयर राउंड, नॉट जस्ट ड्यूरिंग एप्लीकेशन टाइम। मतलब केवल आपने छिड़काव कर दिया उसके बाद आप भूल गए, ऐसा नहीं है, वो साल भर तक के पड़ा रहेगा, उसकी जो भी स्थिति है डिग्रेडेशन होने की, और उसका जो प्रभाव है, जो मैंने उसके रेफरेंसेस और उसके बाद वाली चीजें उसको देखा, तो उसमें भी बड़े इंटरेस्टेड चीजें निकल के आई हैं और उसमें कई सारी स्टडीज वगैरह भी हुई हैं। लेकिन एक उसमें से एक रिपोर्ट जो मैंने देखी उस पर मेरी नजर पड़ी है, वो नजर ये पड़ी कि जो आपकी बम्बल बी है, उसकी बम्बल बी एक तरह की उड़ने वाली मक्खी है जिसको कह सकते हैं, तो उसकी जो रानी है वो जब इस तरह की पेस्टिसाइड वाले क्षेत्र में जब वो अंडे देने का काम होती है या उसका उत्पादन होने का काम होता है या उसके मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, तो उस समय वो अपना काम करना छोड़ देते हैं और हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो एक देखिए, ये केवल मिट्टी में केवल हमारी भोजन पर ही असर नहीं हो रहा है, वो हमारी बाकी प्रकृति के जो जीवाणु हैं, और ये चीज तो अभी ये बम्बल भी है जो हमें दिखाई दे रही है और मतलब जो दिखती है, और उसके ऊपर वैज्ञानिकों ने स्टडी कर लिया। तो देखिए, तो अब उसने काम करना बंद किया तो आपके उससे संबंधित बाकी काम जो है मिट्टी में या वहां पर पॉलिनेशन के काम हो रहे हैं, वो भी सारे आपके बंद हो गए। तो आपका, हमने पेस्टिसाइड डाला तो ऐसा ही नहीं कि केवल फसल और हमारे स्वास्थ्य तक ही सीमित हुआ, बाकी प्राणियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर इन्होंने एक और स्टडी दिखाई कि जो पेस्टिसाइड्स हैं और उसका प्रोस्टेट कैंसर के साथ क्या ताल्लुकात है। और तो ये भी हमें मालूम है कि भाई पेस्टिसाइड से कैंसर हो रहा है, तो उसका कौन से पेस्टिसाइड का प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, कौन से पेस्टिसाइड से दूसरे चीजों की बीमारियां हो रही हैं, वो चीजें भी अभी स्टडी के क्षेत्र में ही चल रही हैं। और लेकिन कौन सा पेस्टिसाइड अकेला तो एक काम करेगा, लेकिन अगर 2-3 एक पेस्टिसाइड मिल गए और उनका आपस में हुआ, उसमें तो किसी ने कोई स्टडी भी नहीं की है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स को बहुत ध्यान पूर्वक इसको देखें और उसकी संख्या और उसकी मात्रा के ऊपर विचार करें।
तीसरी एक और स्टडी आ रही है, अभी मैं केवल हेडिंग देख के ही कर रहा हूँ उसको। उसमें ये लगता है कि यूरोप के जो 80% सॉइल है, मिट्टियां हैं, उसमें 80% मिट्टी में पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं, मतलब कोई भी चीज अब सुरक्षित नहीं है। और अगर कोई हमारा क्या कहते हैं किसान जैविक खेती की तरफ पूर्ण रूप से भी परिवर्तित हो गया, लेकिन उसने उस मिट्टी में पहले और उस जमीन में पहले पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया था, तो वो जो रेजिड्यूज हैं वो उस मिट्टी में कई दशकों तक, मतलब ऐसे नहीं 1-2 साल तक के, तो उसमें वो उसकी उसकी हेडिंग ही आर्टिकल की बड़ी खतरनाक है, गोस्ट्स ऑफ पास्ट पेस्टिसाइड यूज कैन हॉन्ट ऑर्गेनिक फार्म्स फॉर डिकेड्स। तो ये 2-3 साल पुराना आर्टिकल है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हमारा अगर हमने मिट्टी में खेत में पेस्टिसाइड यूज कर लिया तो उसका प्रभाव 2-3 साल में ही खत्म नहीं होगा, उसके कई दशकों तक उसको हमें उसका जो भूत है, गोस्ट मतलब भूत, उसको हमें वहां पर वो व्याप्त रहेगा। गोस्ट मतलब भूत व्याप्त रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव भी रहेगा। तो ऐसा करके हम न केवल मिट्टी और पौधे तक ही अपनी चीजों को सीमित नहीं करते हुए इस चीज पर हम ध्यानपूर्वक विचार करें और ये डेटा को संकलित करें। मुझे लगता है कि डॉक्टर चौहान, मेरा आपकी बात सुन के मैंने कई बार आपके मुंह से ये बात कर लिया है और मुझे भी अब लगता है कि ये प्रोग्रेस जितनी हमारी होनी थी वो नहीं हो पाई है, कम से कम डाटा के क्षेत्र में। तो ऐसा भी हम शायद शुरुआत ये करें कि हमारा जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है और उसमें उसको हम एक बेसलाइन मान करके चलें कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो बना हुआ है उसमें सब चीज की मात्रा दी गई है कि इतना ml डालेंगे, एक इसमें होगा, इतना करेंगे, तो वो मात्रा से तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज रिकमेंडेड, सरकार ने क्या रिकमेंड किया। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो संतोष चौहान जी बार बार कह रहे हैं कि किसान ने क्या किया। एक तो सरकार ने रिकमेंड किया है, रिसर्च स्टेशन ने, आईसीआर ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक पैकेज, यूनिवर्सिटी ने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाया, उसमें सारी मात्राएं लिखी हुई हैं, क्वांटिटीज निकाली जा सकती हैं आसानी से। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि किया किया, जैसे कि हमारे साथी अभी डॉक्टर चौहान ने बहुत कुछ हमें बता दिया जो कि वो है, लेकिन हम में से कितना उसको कर पाए, यही बस अंतर मेरे ख्याल से हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो पेस्टिसाइड में, फर्टिलाइजर में और भी जो चीजें हमारे सृष्टि में चली जा रही हैं, उसके बारे में हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं इसका भी एक भी उदाहरण ये भी देना चाहता हूँ कि हमें लगता था कि ये जो डिप वाली चाय होती है, वो थैली में पैक हुआ आती है, आपने पानी डाला और पानी डाल करके उसको आपने पी लिया, तो आपको लगा, हमें लगा कि हमने अच्छी चीज कोई पी ली, हम उससे स्वस्थ हो गए। लेकिन मुझे हाल में ही पता लगा कि एक डिप जो चाय होती है उसके बाहर जो कपड़े की एक कोटिंग होती है और ये सब चीज होती है उसमें, तो उसमें नैनो प्लास्टिक्स उसमें मिलते हैं, पाए जाते हैं। और फिर मैंने जब उसकी मात्रा मैंने देखी कि कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो पता लगा कि उसमें तो 14 बिलियन, 14 बिलियन करोड़ से भी ज्यादा उसका मात्रा उसमें डिप वाली चाय में मिलती है। तो मैंने तो उसके बाद सबसे पहला काम ये किया कि उसको डिप वाली चाय पीना छोड़ दिया और उसकी जगह दूसरे विकल्प को ढूंढना शुरू किया। तो ऐसी जानकारी जब हमें मिलती है और हमें अपने कार्य करने में, हमें निर्णय लेने में आसानी होती है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। यही चीज शायद ये डेटा के आधार पर हमें आसानी से समझ में आएगी और हम सही निर्णय ले पाएंगे। तो यही डॉक्टर चौहान का प्रश्नों का और बात का सारांश के रूप में और मेरी जो समझ विकसित हुई है उसके बारे में। और मैं आज डॉक्टर चौहान के वहाँ हम 1 सप्ताह पहले थे, उसके बहुत ही सुंदर अनुभव थे। उसके लिए जिस प्रकार से आपने हमारा सत्कार किया, हमारा सम्मान किया, सबके लिए हम सब, मैं अपने तरफ से, बाकी सबकी तरफ से भी, और सब लोग अपनी अपनी बात भी कहेंगे, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आपने जब से हम स्टेशन में उतरे और वहां से जब तक हम दूसरे वहां से आपकी जगह को छोड़ा ही नहीं, बल्कि आपने जहां तक कि हमें जाना था अगला गंतव्य, वहां तक कि आपने सारी व्यवस्थाएं की, सारा आपने कार्य किया। उसके लिए हम आपका ये अनुभव हमारे जीवन का एक
अनूठा अनुभव था और उसके लिए हम आपके लिए बहुत आभारी रहेंगे, सदा आभारी रहेंगे। दिल से आभार व्यक्त किया है और बाकी लोग भी मेरे साथ ही उसके बारे में अपने वक्तव्य देंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा और अलग ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित रूप से उस पर बात नहीं करते हुए मैं हैंड रेज है आदरणीय शिग्नरिया जी का, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। जी जी, सदन को सादर नमन। सर, मैं ये यूरिया का उपयोग नहीं करना चाह रहा था जमीन में, लेकिन अब नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए शायद मेरी मजबूरी बन रही है, तो न्यूनतम कितना उपयोग करूं जिससे कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, या जो सैलरी और जो आपका जो पैकेज लेके आया हूं मैं 800 रुपये वाला 5 एकड़ के लिए, उससे कोई पूर्ति हो सकती है या अनिवार्य है यूरिया देना? यूरिया या किसी भी केमिकल नाइट्रोजन का जो उपयोग है, आप धीरे धीरे करके 50% आप आने वाले 2 साल 3 साल में पक्का कम कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर है, तो आप 25% यूरिया जो भी आप यूज़ करते हैं वो कम कीजिए और उसको इस स्लरी की जोड़ दीजिए, आपको फसल उतना ही मिलना चाहिए। और सर, आपके जो प्रशिक्षण से आपके टीम ने जो अमिट छाप छोड़ी हमारे, वो शायद हम भूल नहीं पाएंगे। आपका जो स्वागत सत्कार और जो हुआ है उसके लिए हम एक अमिट छवि बनी हुई है। सादर नमन। धन्यवाद। जी, आदरणीय सदन में किसी का और प्रश्न हो, कोई बात कहना है तो वो हैंड रेज करें, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय जी अनिल राय जी, अशोक पटेल जी, अशोक पटेल जी। जी ओम, जी मेरा प्रश्न ये है कि जो ये ट्राइकोडर्मा सूडोमा, इनसे क्या पूरी खेती हो जाएगी क्या? नहीं सर, और एक्चुअली इसमें 1 एकड़ में लागत कितनी बैठ रही है? जैसा अभी हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हर साल 15 से 20% कम करके ट्राइकोडर्मा की जोड़ दी जाती है उसको, लेकिन ट्राइकोडर्मा के साथ में जैसा स्लरी का जो हम लोगों ने पार्ट देखा है, उस स्लरी के माध्यम से बहुत से अलग अलग सूक्ष्म जीवाणु हमारे खेतों में जाते हैं। और जैसा आज हमारे यहाँ पे सोयाबीन में एक छिड़काव होता है तो 1000 रुपए तक का छिड़काव होता है, और ऐसे 3 छिड़काव कम से कम होते हैं तो 3000 रुपए की लागत लगती है। तो वही चीज हम लोग जो 3000 रुपए लगते हैं, वह 1000 रुपए में हमारा तीनों छिड़काव हो जाता है। तो जो छिड़काव के ऊपर जो खर्चा होता है, तो पर एकड़ 2000 रुपए की बचत होती है, और जो ईल्ड है वह ईल्ड या तो उतनी ही रहती है या 5 या 10% उसमें बढ़ोतरी मिलती है। जी ओम। ठीक है। ये स्लेरी क्या है? स्लेरी जैसा हमने ट्राइकोडर्मा जो आधा लीटर से 5 लीटर किया और 5 लीटर से जो 200 लीटर बनाए, तो वह स्लरी के रूप में कंसोर्शिया जो हमने कहा है, वह स्लरी उसी को कहा जाता है। नवधान आटे का जो 200 लीटर का जो ड्रम बनता है, वह स्लरी। ठीक है साहब, धन्यवाद। आदरणीय गणेश गौर जी। जी सर, सदन को प्रणाम। और जैसा कि सर के लैब की बात हो रही है, तो मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि हम जिन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, तो हम कैसे
माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी पूरी कर सकें। एक प्रश्न ये है, और एक प्रश्न ये है कि जो डाटा देना है वो कौन से फॉर्मेट में देना है। जी धन्यवाद। जो स्लरी हम लोग यूज करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप 50% स्ट्रेट अवे कम कर सकते हो, और आने वाले 2 साल में माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ना यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से स्लरी पूर्णतः माइक्रोन्यूट्रिएंट को रिप्लेस कर सकती है। और डेटा के बारे में एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मैंने लास्ट टाइम भी डेटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो शेयर किया है, पर फिर भी अगले सप्ताह में धीरे धीरे हर डेटा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें किस तरह से डेटा मेंटेन करना है। दादू एक्चुअली आज थोड़ा सा कम समय होने की वजह से मैं एक अगले 2-3 मिनट में लेफ्ट हो जाऊंगा, मुझे कहीं दूसरी मीटिंग है दादू। जी ओम सर, 2-1 हैंड रेज है तो मैं उनको और बुला लेता हूं, फिर आप हो सकते हैं। आदरणीय नारायण मीना जी। सदन को प्रणाम, और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है उनके स्वागत के लिए। मैं ये कहना चाहता डॉक्टर साहब कि अभी आगे आने वाली मूंग की फसल है हमारी, और यहाँ पर अधिकतर लोग कोराजन का इस्तेमाल करते हैं, और मैं अपनी पूरी खेती में जैविक कीटनाशक आता है जुपिटर करके, उसका इस्तेमाल करता हूँ, उसमें कोई रोग नहीं आते। और मेरी जो प्राकृतिक खेती है उसमें मैं 10 अर्क और जीवामृत, घन जीवामृत का उपयोग करता हूँ। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि मूंग की फसल में एक मारू इल्ली आती है जो फूल पर बैठती है, उसका कोई यहाँ पर तोड़ नहीं है यहाँ पर। और ये मेरी जो जैविक प्राकृतिक खेती है उसमें मारू की इल्ली नहीं लगी, उसका ये फायदा है जैविक खेती का। और लोगों का कहना है कि कोराजन यदि मूंग में फेंकते हैं तो उससे फूल भी जाते आते हैं और बढ़वार अच्छी होती है। तो इसका क्या तोड़ है मारू का इल्ली का? एक्चुअली जैसा हम लोग तो यहाँ इमामेक्टिन करके ही एक कीटनाशक यूज करते हैं, और मेरा ये मानना है कि कोराजन बहुत महंगा होता है और हम लोग तो उसका उपयोग टोटली बंद किए हैं, और सिर्फ इमामेक्टिन के माध्यम से ही हम लोग आज अलग अलग तरह के फसलें ले रहे हैं। तो छोटे पैमाने पे आप लोग सभी जैसा हम लोग रिसर्च ट्रायल कहते हैं कि आपके पास खेती मान लो 2 एकड़ है, तो 2 एकड़ में का आप आधा एकड़ से थोड़ा कम में आप बगैर कोराजन का आप ट्राई कीजिए, और उसके जगह दूसरा पेस्टिसाइड जो सस्ता होता है और सेफ होता है वो पेस्टिसाइड यूज कीजिए। आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। जी मैं तो बिल्कुल भी कोराजन उपयोग नहीं करता डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी, पूरी जमीन में नहीं। हम लोग जितने भी है हम लोग यूज ही नहीं करते कोराजन, और फिर भी हमारी फसलें उतने ही ईल्ड देती है। अंत में मैं प्राकृतिक से जो है उन्हें आमंत्रित करता हूं वो आए, क्योंकि सर को जाना है और 1 मिनट का ही समय बचा है। प्राकृतिक। नमस्कार डॉक्टर संतोष जी, मैं सुजीत चक्रवर्ती बोल रहा हूँ पुणे से ही। हमारी आपकी मुलाकात कुछ दिनों पहले अभिनव कृषि फार्म में हुई थी, अभिनव फार्मर्स क्लब में। मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है और आपसे है और साथ में सभी कृषक बंधुओं से है। 2-3 साल पहले, करीब 2 साल के लिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, और एक ही उद्योग जो है पूरे विश्व में चल रहा था, वो था कृषि उद्योग। लेकिन हम यहाँ पे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर वगैरह की बात कर रहे हैं, बट उस समय किसान अपनी खेती तो कर रहा था, लेकिन फर्टिलाइजर भी अवेलेबल नहीं हो रहा था, पेस्टिसाइड भी अवेलेबल नहीं हो रहा था, सब कुछ बंद था, सारी दुकानें बंद थी। तो उस समय इनके इस्तेमाल ना करते हुए भी किसान अपनी खेती कर रहा था और उत्पादन भी लिया है।
तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ कि कितना फर्क पड़ा था जब कुछ नहीं कर पा रहे थे, खेती किया है बिना फर्टिलाइजर, बिना पेस्टिसाइड के कह सकते हैं, या जिसने जितना भी इस्तेमाल किया, तो कितना फर्क पड़ा था? क्योंकि यहाँ पे मैं सुन रहा था कि थोड़ा थोड़ा करके कम करना चाहिए। उस समय तो बिल्कुल सही कम हो गया था। नहीं, एक्चुअली ये जो आपका प्रश्न है, इसको थोड़ा डिटेल में हमें इसका जवाब लेना चाहिए। मैं आने वाले कक्षा में उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन जो मैंने इससे पहले भी कहा है कि हमें कोई भी चीज अगर कम करना है तो वह स्टेडीली कम करना जरूरी होता है। आप 100% पे से 50% पे जाना नहीं चाहिए। आपको 100 का 80, 80 का फिर 65, 65 का फिर 60, और इसी तरह से आप धीरे धीरे कम करें तो ही आपको कमर्शियली यील्ड भी अच्छे से मिलती है, और जो बीमारियां है या कीड़ा लगने का प्रॉब्लम है वे भी उसकी दिक्कतें नहीं जाती है। तो ये सारी जो चीजें स्लोली एंड स्टेडीली, क्योंकि इतने सालों तक हम लोगों ने इतना केमिकल यूज किया है, तो वो इमीडिएटली बंद करना भी गलत है। और धीरे धीरे आप 50 to 70% केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग कम कर सकते हो। लेकिन और एक चीज, और एक मानना मेरा ये है कि सिर्फ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड देने से फसल बढ़ती है या उसके प्रोडक्शन यील्ड बढ़ते हैं, ये मानना 100% गलत है। जब तक आप मिट्टी को हेल्दी नहीं बनाओगे, प्राकृतिक चीजें डालकर हेल्दी मिट्टी नहीं बनेगी, तब तक यील्ड नहीं बढ़ेगा। और एक चीज है कि हर फसल की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, कि मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि एक अनार के पेड़ का एक लाइफ टाइम वो कितना अनार देने वाला है। मान लो 20 साल तक अनार का पेड़ चलेगा, और हर साल अगर मुझे हर पेड़ से 10 किलो या 20 किलो अनार मिलता है, तो उसका डिसाइड होता है कि वह कितना देगा। और उससे ज्यादा लेने का कोशिश हम लोग करेंगे तो फिर वो गड़बड़ी होती है। तो मुझे ये मेरा ये कहना है कि सारी चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए, ज्यादा फर्टिलाइजर भी ना उपयोग होवे, और इमीडिएटली फर्टिलाइजर बंद करना यह भी गलत है। जी ओम। जी ओम सर। प्राकृत सर, कोई आपको इसके प्रश्न पूछना है इस संबंध में तो और पूछ सकते हैं। दादू मैं अगले सेशन में ले लेता हूँ, मैं लेफ्ट होता हूँ दादू। समय हो गया है। जी सर, जी सर, जी हो जाइए सर जी। आदरणीय दादू जी, आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा है, आप आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शायदबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा समय भी हो गया है, 8:03 हो गए हैं दादू, इसलिए अब जी जी जी, तो सर आप आभार व्यक्त कर दें। अगले सेशन में कर लेंगे। जी हाँ, समय का भी ध्यान रखना है। इसको 8:03 हो गए हैं, इसलिए आदरणीय डॉक्टर साहब का 8 बजे तक का समय था, और उनका अमूल्य समय, कीमती समय और इतिहास बना रहा है ये हर कार्यक्रम आदरणीय डॉक्टर संतोष जी चौहान जी के नेतृत्व में। जो फार्म लैब का जो हम सब ने प्रशिक्षण लिया, लगभग जो मध्य प्रदेश से और अन्य राज्यों से जो किसानों ने फार्म लैब तैयार करने के लिए प्रशिक्षण लेके आए हैं, आप लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए जो कदम है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और आप सबके पुरुषार्थ को नमन करते हुए आज के युवाचार आदरणीय राज बहादुर पाल साहब, जो 36 साल की नगरी छतरपुर से थे, उन्होंने योग कराया। और आज के दूसरे सत्र में फार्म लैब का प्रशिक्षण आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी पुणे महाराष्ट्र से दिया, और सदन में जुड़े हमारे भाई बहन किसानों ने सवाल किए, उनका जवाब मिला, अन्य लोगों ने भी उसका लाभ लिया और सुना। और यह रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड है, आप कभी भी कोई भी 1364वां दिवस आज की तारीख डाल के योगाहार कार्यक्रम को यूट्यूब पर देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, किसी भी दिन की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, तारीख डाल करके योगाहार लिख करके। और आप लोग फेसबुक पर डालें, यूट्यूब पर डालें, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसको निरंतर
शेयर करते चले, ऐसे हमारे सबसे निवेदन है। आप सबको पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम। जी